अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं कार्नोट्स हीट इंजन। ये CLO 7 का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि हीट इंजन क्या होता है, हीट इंजन की एफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमने रेफ्रिजरेटर को देखा था कि रेफ्रिजरेटर हो तो उसकी भी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है उसमें, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं कार्नोट्स हीट इंजन। ये क्यों हम स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम कार्नोट्स हीट इंजन क्यों स्टडी करें। हमने हीट इंजन को स्टडी किया कि हीट इंजन क्या था। हीट इंजन जो है वो एक्चुअली में क्या शो करता है, वर्क। इंजन मीन्स कि हमें कोई वर्क मिल रहा है ना। हीट इंजन मीन्स कि हमें हीट के थ्रू वर्क मिल रहा है, कि कोई ऐसी डिवाइस है या कोई ऐसा इंजन है जो हमें हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है वर्क में। ये हमने देख चुके हैं कि हीट इंजन क्या होता है। हीट इंजन ओवरऑल ऐसे होगा कि एनी इंजन विच कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क। हीट इंजन क्या होता है कि वो ऐसी डिवाइस या ऐसा इंजन होता है जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। हमने इसको कैलकुलेट किया था, एफिशिएंसी इसकी कैलकुलेट की थी। तो हमारे पास हीट इंजन्स की एफिशिएंसी अगर हमने निकालनी हो तो वो हमें पता है वो क्या होती है, 1 - Q2/Q1। ये हम लोग प्रूव कर चुके हुए हैं, ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हुए हैं हीट इंजन के केस में जब हम डिस्कस कर रहे थे हीट इंजन को। तो हीट इंजन वाले लेक्चर में हमने ये चीज़ देखी थी। किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना हो तो वो ये होती है। और एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, जो हमें उस इंजन से वर्क मिलता है। क्योंकि हीट इंजन से हम लोग क्या हासिल क्या कर रहे होते हैं, हमारी डिज़ायर क्या होती है, वर्क। तो एफिशिएंसी इज़ ए रेशियो ऑफ वर्क, और उस वर्क को हासिल करने के लिए हम लोग क्योंकि हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमें कितनी हीट देनी पड़ी है वो हम दे रहे थे Q1। और हमें पता है कि वर्क जो है वो इक्वल होता है हीट इंजन्स के केस में Q1 जितना ही हमने हीट दी है माइनस Q2। जो Q1 हमने हीट दी है उसमें से कितनी एनर्जी वर्क में यूज़ होगी, कुछ एनर्जी, कुछ हीट जो है वो सिंक में चली गई। Q1 माइनस Q2, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो वर्क के इक्वल होगा। तो ये इक्वल हो जाता है 1 - Q2/Q1। ये तो था हीट इंजन में। आपने देखा था कि किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी को हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये वर्क कौन सा, जो डिज़ायर्ड वर्क, हमें जो वर्क इंजन से मिल रहा है। इसमें हमने देखा कि हीट इंजन कौन कौन सा है, मतलब जिस तरह पेट्रोल इंजन है, गैसोलीन इंजन जिसकी हमने एग्जांपल भी देखी थी, डीजल इंजन है। इस तरह बहुत सारे इंजन जो हैं वो हीट इंजन पे हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं। यह चीज़ें हम डिस्कस की थी हमने हीट इंजन वाले लेक्चर में। अब हम लोग कार्नोट्स हीट इंजन क्यों डिस्कस कर रहे हैं। कार्नोट्स हीट इंजन क्या होता है। कार्नोट्स हीट इंजन हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी हीट इंजन अगर हम उसकी एफिशिएंसी का मैक्सिमम निकालना चाहते हैं कि इस हीट इंजन से हम कितनी, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, ये एफिशिएंट कितना है। कोई भी हीट इंजन, कोई पेट्रोल इंजन है, गैसोलीन, ये डीजल इंजन है, CNG इंजन है, उसकी हमने एफिशिएंसी देखनी है कि वो कितनी है। उसमें से हम मैक्सिमम कितना वर्क एफिशिएंसी जो है वो ले सकते हैं। उसकी अगर हमने मैक्सिमम एफिशिएंसी को देखना है, मैक्सिमम एफिशिएंसी के हमें ये बता देगा लिमिट उस इंजन की, कि भाई आपका जो इंजन है ना वो अगर इन टेम्परेचर्स पे काम कर रहा है तो इसके अंदर से मैक्सिमम इसकी जो एफिशिएंसी है ना वो इतने परसेंट है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर हमने ये आइडिया लगाना है कि इस इंजन की अगर ये इसका जो थर्मल रिजर्वायर का टेम्परेचर इतना है, वो जो हमने डिस्कस किया था हीट इंजन के केस में, जैसे पेट्रोल इंजन में अमूमन 400 डिग्री सेल्सियस होता है और सराउंडिंग टेम्परेचर जो है वो सिंक है।
तो इन 2 टेम्परेचर्स की रेंज में ये काम कर रहा है इंजन। तो सिर्फ टेम्परेचर्स पे जो है कार्नेट ने बताया कि जो आपकी थर्मल एफिशिएंसी है ना वो टेम्परेचर्स पे डिपेंड करती है। आपके रेजरवायर का टेम्परेचर, जो सोर्स का टेम्परेचर है वो, और जो सिंक का टेम्परेचर है वो, बस वो हम देखेंगे, प्रूफ भी उसका देखेंगे। तो उसने हमें बताया कि आप कार्नट्स एफिशिएंसी उसकी इंजन की कैलकुलेट कर लो तो वो उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, उससे ज़्यादा एफिशिएंसी आप उसकी नहीं हासिल कर सकते, वो कार्नट्स एफिशिएंसी होगी। अगर एक कार्नट्स एफिशिएंसी सपोज करें, कार्नट्स एफिशिएंसी अगर 51% लेट सपोज किसी इंजन की है, हीट इंजन की, तो इससे ज़्यादा एफिशिएंसी हम उस इंजन की हासिल नहीं कर सकते। जो हम उसमें प्रोसेसेस वगैरह कर रहे हैं, उसको आइडियाबेटिकली कंप्रेस या एक्सपैंड कर रहे हैं, साइकिल जो चल रहा है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जो एफिशिएंसी उसकी इंजन की हासिल कर सकते हैं वो कार्नट्स एफिशिएंसी होती है। मतलब ये हमें लिमिट बता देता है कि अगर कोई ये कहता है कि मेरे इंजन की एफिशिएंसी जो है वो 60% है लेट सपोज, लेकिन जब हम उसकी कार्नट्स एफिशिएंसी निकालते हैं तो वो 50% होती है, तो डैट मीन्स कि वो झूठ बोल रहा है, वो कैलकुलेशंस में जो है वो गलती कर रहा है या वो गलत बात कर रहा है। तो आपकी जो एफिशिएंसी है किसी भी हीट इंजन की वो कार्नट्स एफिशिएंसी से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर हमने मैक्सिमम एफिशिएंसी किसी की देखनी है तो वो हम उसकी कैलकुलेट करेंगे कार्नट्स एफिशिएंसी, और ये टेम्परेचर्स पे डिपेंड करती है कि कार्नट्स की जो एफिशिएंसी है। अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली जो है वो देख भी लेते हैं कि होता क्या है इसमें। अब हमें ये पता चल गया कि कार्नट्स इंजन जो है वो हीट इंजन क्यों देख रहे हैं, कि हमने हीट इंजन की अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी हो किसी, तो उससे ज़्यादा जो है वो नहीं हो सकती। और अगर रियल में हम देखें तो वो एफिशिएंसी किस तरह से निकलती है, Q1, लेकिन कार्नट्स एफिशिएंसी टोटली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर्स, वो हम देखेंगे। अभी तक के लिए आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी कार्नट्स एफिशिएंसी से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अब हम चलते हैं आगे, तो देखते हैं कि क्या होता है थोड़ा सा। अब इंजन में क्या होता है, आपके पास पिस्टन होता है, उसमें कोई गैस है, वर्किंग फ्लूइड, और ये पिस्टन जो है वो कनेक्ट हुआ होता है किसी मैकेनिज़्म के थ्रू व्हील के साथ। ठीक है, पिस्टन मूव करता है तो ये व्हील भी जो है वो मूव करता है। ठीक है, मतलब ये अब आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो है ना, इसकी जो पिस्टन है वो बाय सम मैकेनिज़्म वो पिस्टन कनेक्ट होता है जो व्हीकल्स के व्हील्स होते हैं ना उसके साथ। पिस्टन आगे पीछे मूव करता है, व्हील जो है वो रोटेट करता है। अब इसमें होता क्या है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में भी, कि फ्यूल इनटेक होता है। फ्यूल इनटेक होता है, स्पार्क प्लग जो है वो गैसोलीन इंजन में जो है वो उसको हीट मतलब जलाने में मदद करता है। वो सारी जो फ्यूल है वो बर्न हो जाता है और वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो गैसेस एक्सपैंड करती हैं, कंप्रेस होती हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसी तरह ये जो गैसेस हैं इनका टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है। वो टेम्परेचर कौन सा होगा, जब गैसेस बर्न करेंगी जो उसका टेम्परेचर होगा वो कौन सा टेम्परेचर हमने कंसिडर किया था, रिसोर्स का टेम्परेचर। तो सोर्स का टेम्परेचर है वो गैसेस जो हैं वो एक्सपैंड करती हैं। जब वो गैसेस एक्सपैंड करेंगी, ये आपको पता है कि जब गैसेस एक्सपैंड करती हैं तो ये क्या होगा, हमें पॉजिटिव वर्क मिलेगा। जब गैसेस एक्सपैंड होंगी तो सराउंडिंग में व्हील पे हमें वर्क मिलेगा। तो व्हेन गैसेस एक्सपैंड्स तो क्या होगा, वी गेट वर्क, ऐसे ही होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि बिकॉज ऑफ इनर्शिया वो गैसेस कंप्रेस होती हैं, और कंप्रेस में आपको पता है कि नेगेटिव वर्क होता है। ठीक है, व्हेन गैसेस कंप्रेस वी
डू वर्क, मतलब हमें वर्क करना पड़ता है। अब ये व्हील इसके साथ अटैच है, वो मूव कर रहा है, लेकिन जब ये मूव कर रहा है आगे को, तो इसको कंप्रेस करने में भी हमें एनर्जी चाहिए। वो इनर्शिया की वजह से जो है वो आगे पीछे की तरफ मूव करेगा, पिस्टन गैसेस को कंप्रेस करेगा। तो एक्सपेंशन के दौरान हमें वर्क मिलेगा, कंप्रेशन के दौरान वर्क करना पड़ेगा, यही हमारा रूल है। तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन, ये जो पूरी चीज़ है, ये है स्ट्रोक, जिसे हम 4 स्ट्रोक कहते हैं। चलो इसमें चीज़ में नहीं हम जाते, मतलब ये एक पूरा साइकिल है, एक्सपैंड, कंप्रेस, और वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं गैसेस जो हैं, वो इनटेक जो हुई होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब गैसेस एक्सपैंड करती हैं, तो एक्सपेंशन की वजह से उनका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, वो कम होगा। फिर उसके बाद जब वो गैसेस पे हम वर्क करते हैं, तो वो जो गैसेस हैं वो हीट जो है वो अपनी लूज़ करती हैं। देखें, जब गैसेस एक्सपैंड कर रही हैं तो उन्होंने हीट एनर्जी जो है वो यूज़ की, ठीक है। हमें वर्क, वो हीट एनर्जी जो है वो कुछ वर्क में कन्वर्ट होगी, जो यहाँ पे स्पार्क प्लग होने की वजह से, जो उनके अंदर हीट स्पार्क होने की वजह से जो हीट आई थी, जो गैसेस के अंदर हीट एनर्जी थी, वो एक्सपैंड हुई, हमें वर्क मिला। लेकिन जब वो कंप्रेस होंगी तो वो हीट जो है वो लूज़ करेंगी। तो कुछ ही, मतलब यहाँ तक एक्सपैंड किया, लेट्स सपोज गैसेस ने यहाँ तक एक्सपैंड किया, हमें वर्क पॉजिटिव मिला। हीट जो है वो जो थी उनके अंदर, वो कुछ कन्वर्ट हुई, Q1 जो हीट थी वो कन्वर्ट हुई वर्क में। Q1 हीट थी ना जो सिस्टम को मिली थी, वो Q1 हीट कुछ कन्वर्ट होगी वर्क में। Q1 हीट यहाँ तक जो है, जो हमने हीट ऐड की थी सिस्टम के अंदर, वो वर्क में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। जब वो गैस कन्वर्ट हुई, फिर जब वो उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो उस वक़्त तो Q2 हीट जो है वो सराउंडिंग में जाएगी, सिंक में जाएगी, ठीक है। Q1 हीट ने वर्क W करवाया, वो सारी का सारा जो है Q1 जो है वो वर्क में नहीं कन्वर्ट हुआ, कुछ ना कुछ जो है वो फिर बाद में जब कंप्रेस हो रहे हैं तो वो सराउंडिंग में जो है वो हीट निकल रही है, ठीक है। तो आप उसको जो वर्क ले रहे हो, वो आप वर्क जो आपने लिया है वो आपको हीट से मिला है। उसके बाद जब आपने उसको कंप्रेस किया है, तो ड्यूरिंग कंप्रेशन जो है वो हीट जो है वो सराउंडिंग में गई है। इसी वजह से क्या होता है कि जो हमारा इंजन गर्म हो जाता है। गर्म होने की क्या वजह होती है, उसको ठंडा रखने के लिए हम लोगों ने इंजन के साथ जो है वो क्या अटैच की होती हैं, कूलिंग सिस्टम लगाया होता है, जिसमें पानी जो है वो रोटेट करता रहता है ताकि हमारा इंजन ठंडा रहे, गर्म हो जाता है। क्या होता है, जब इंजन के अंदर फ्यूल आता है, वो बर्न होता है, उसका टेम्परेचर होता है कुछ, वो हम सोर्स टेम्परेचर कहते हैं, वो गैसेस बनती हैं और वो एक्सपैंड करती हैं। जब वो एक्सपैंड करती हैं, कुछ हमें वर्क जो है वो एक्सपेंशन की वजह से मिलता है। फिर बिकॉज ऑफ इनर्शिया, व्हील के साथ अटैच होते हैं मैकेनिज़्म, वो कंप्रेस होती हैं गैसेस, वो कंप्रेस होकर जो है वो एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है और वो जो उसमें सराउंडिंग में आ जाती हैं। तो ड्यूरिंग कंप्रेशन जो है वो हीट जो है वो सिस्टम से निकल रही होती है, जो हीट, वो वाली हीट जो हीट हम यूज़ नहीं कर सके वर्क प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब गैसेस में जो हीट आई थी वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो वो कुछ जो हीट रहेगी वो Q2 वो सराउंडिंग में चली गई। तो Q1 से कुछ वर्क हुआ, और Q1 का जो जो हीट यूज़ नहीं हो सकी वो सराउंडिंग में चली गई, उसने इंजन को गर्म किया, और उसके लिए हमने जो है वो सर्कल में कूलिंग सिस्टम होता है इंजन के अंदर, वो हमने लगाया होता है ताकि इंजन जो है वो ठंडा रहे। वो जो Q2 में हीट जा रही होती है एक्चुअली में, उसको, उसकी वजह से जो है वो हीट की वजह से
वो गर्म होता है, जो हीट यूटिलाइज नहीं हो पाती वर्क प्रोड्यूस करने के लिए। तो यही हमारा जो है वो सेकंड लॉ था कि ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू वर्क, कुछ जो है वो लूज होगा। यही हमारा सेकंड लॉ था ना, ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू वर्क। कुछ वर्क में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो जो Q1 हीट थी हम लोगों ने इसी तरह ही कहा था कि Q1 इज इक्वल्स टू, कुछ तो वर्क में कन्वर्ट हो रही है, कुछ वो सिंक में जा रही है, तो W इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। इसी वजह से हमने ये चीज़ कही थी। ओके, तो अभी आपने इतना ज़हन में रखना है कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन, मतलब यहाँ से ये एक्सपैंड होना शुरू हुआ, यहाँ तक आया, फिर ये कंप्रेस हुआ यहाँ तक, तो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आने तक जो साइकिल है ये और ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया ना, अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया ना। यहाँ पे अब हम इसको क्लोज सिस्टम अगर कंसीडर करते हैं, ये गैसेस हैं, गैसेस का यहाँ पे टेम्परेचर है T1 टेम्परेचर है। गैसेस जब एक्सपैंड हुई यहाँ पे टेम्परेचर हो गया T2। फिर वही गैसेस जब कंप्रेस होंगी तो उनका टेम्परेचर कितना होगा, T1 दोबारा से वही, ठीक है। तो ये अपनी इनिशियल कंडीशन पे आ जाएंगी ना, जो सोर्स का टेम्परेचर है। तो ये जो एक्सपेंशन फिर कंप्रेशन, ये क्या है, एक कंप्लीट साइकिल है। साइकिल क्या होता है, साइकिल होता है कि जब जो आपका सिस्टम है वो इनिशियल कंडीशन में आ जाए दोबारा से। तो कार्नट साइकिल हमने पढ़ना है। तो कार्नट हीट इंजन वर्क करता है कार्नट साइकिल पे। तो साइकिल का क्या मतलब होता है कि उसको हमने जो सिस्टम के अंदर जो हमने गैस कंसीडर की हुई है कार्नट साइकिल में, उसको दोबारा से उसकी इनिशियल कंडीशन पे लाना है, और उसके प्रोसेसेस हैं, और उसमें यही होगा एक्सपेंशन देन कंप्रेशन। अभी आप, ये पूरा साइकिल है, एक्सपेंशन कंप्रेशन, ये पूरा साइकिल है। अब एक्सपेंशन में दो प्रोसेसेस होते हैं, कंप्रेशन में दो प्रोसेसेस होते हैं, वो हम देखेंगे। और उसका एक मेमोराइज़ करने के लिए एक तरीका भी देखेंगे कि अगर हमें कार्नट्स के प्रोसेसेस जो एक्सपेंशन में है कंप्रेशन में है उसको याद करना हो, भूल सकते हैं कि प्रोसेसेस कौन कौन से थे, तो उसको कैसे याद किया जा सकता है। तो अभी तो ये है कि ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू वर्क, व्हेन गैस कंप्रेसेस वी डू वर्क, व्हेन गैस एक्सपेंड्स वी गेट वर्क। और इंजन के केस में जो नेटवर्क है वो हमें मिलता है, मतलब जो गैस एक्सपैंड हो रही है, जो वर्क हमें मिल रहा है एक्सपेंशन के दौरान, वो एक्सपेंशन में जो वर्क मिल रहा है, VXP लिख रहा हूँ, वो ज़्यादा होगा जो हमें वर्क करना पड़ा है कंप्रेशन में। तो नेट वर्क जो है वो W नेट जो है वो पॉजिटिव होता है। W नेट इन इंजन इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो एक्सपैंड हुई है गैस वो ज़्यादा वर्क देंगी बनिस्बत जो हमें वर्क उसको कंप्रेस करने में लगेगा। तो नेटवर्क जो है वो पॉजिटिव होगा। तो एफिशिएंसी किस तरह से निकालते हैं, W नेट बाय Q1। ओके, तो इस चीज़ को अगर हमने शो करना हो हीट इंजन को, तो उसको मैं आपको बताया था कि हीट इंजन को हम किस तरह से शो करते हैं। हीट इंजन को हम किस तरह से शो करते हैं, हीट इंजन को हम इस तरह से शो करते हैं, सोर्स या थर्मल रिजर्वायर विच इज़ एट ए टेम्परेचर T1, जिसका टेम्परेचर T1 ही रहता है, जो गैसेस के केस, गैसोलीन इंजन के केस में हमने कंसिडर किया था। यहाँ से हीट हम ले रहे होते हैं Q1, हीट इंजन विच कन्वर्ट्स इट इनटू वर्क, एंड इन सिंक सराउंडिंग जो होती है T2, जहाँ पे Q2 हीट जो है वो जा रही होती है। ये जो सोर्स और सिंक का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट ही रहता है ना, इनके टेम्परेचर चेंज नहीं होते, और ये हमें वर्क मिलता है। और किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 1 माइनस Q2/Q1, बट कार्नट्स एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2/T1। ये हमारा आज का टॉपिक है, ये हम चीज़ देख चुके हैं। ओके, तो
कार्नट्स कहता है कि अगर हमने किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी को देखना है तो उसके टेम्परेचर्स के ऊपर डिपेंड करती है, उससे वो मैक्सिमम नहीं हो सकती। तो कार्नट्स इंजन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि कार्नट्स हीट इंजन क्या होता है। ये मोस्ट एफिशिएंट इंजन है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। रिवर्सिबल इंजन होता है, मतलब रिवर्सिबल इंजन में आपको पता है कि लॉसेस जो हैं वो कम होते हैं। तो मैक्सिमम इंजन की जो एफिशिएंसी है वो कार्नट्स इंजन की, मतलब एक इंजन है वो रियल इंजन जो है वो अगर सेम मतलब T1 टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस है, T2 टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, और एक इंजन जो है वो हम लोगों ने लगाया हुआ है, और एक इंजन सपोज कर लें ये कार्नट्स इंजन जो है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक हाइपोथेटिकल इंजन है, फ़र्ज़ी तौर पे इंजन बनाया हुआ है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। एक इंजन है जो किसी ख़ास साइकिल पे काम कर रहा है, ऑटो साइकिल है, जिस तरह ऑटोमोबाइल्स में होता है वो ऑटो साइकिल होता है, और एक इंजन है वो कार्नट साइकिल पे काम कर रहा है, और उनके जो टेम्परेचर है वो सोर्स का टेम्परेचर दोनों का सेम है और सिंक का टेम्परेचर दोनों का सेम है। तो कार्नट्स की जो है वो दो टेम्परेचर्स में जो एफिशिएंसी आएगी वो ज़्यादा आएगी, अगर हम उसकी कैलकुलेट करेंगे दूसरे इंजन की तो वो कम होगी। कार्नट्स की एफिशिएंसी सेम टेम्परेचर्स पे वो ज़्यादा होती है ऑलवेज़, और बाकियों की कम होती है। ये मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है उन पर्टिकुलर टेम्परेचर्स पे। तो अब हम देखते हैं कार्नट्स इंजन एक्चुअली में होता क्या। इसको हम पीवी डायग्राम में जो है वो सबसे पहले कार्नट्स इंजन को जो है वो शो करते हैं, उसका साइकिल पीवी डायग्राम, फिर उसके बाद हम देखते हैं ये कैसे है। पीवी डायग्राम देखें, पीवी। अब सबसे पहले होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सबसे पहले क्या होते हैं, एक्सपेंशन के दौरान हमें कम वर्क मिल रहा होता है ना, तो एक्सपेंशन की बात करते हैं। एक्सपेंशन और कंप्रेशन होती है। सबसे पहले होती है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल मीन्स कि द एक्सपेंशन इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज़ कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है सबसे पहले। आइसोथर्म को अगर हमने शो करना हो पीवी में तो स्लाइटली हम लोग ये कर्व शो करते हैं, ये आइसोथर्म है, आइसोथर्म्स, ये हमें याद होगा आपको। आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम 1 to 2, then we have expansion process which is adiabatic expansion या isentropic expansion, कि जिसमें एंट्रोपी भी कांस्टेंट रहती है। देखें एंट्रोपी का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हुए हैं कि एस किसके इक्वल होता है, डेल्टा एस किसके इक्वल होता है, डेल क्यू बाई टी के। जब एडियाबैटिक प्रोसेस होता है तो देर इज़ नो चेंज इन हीट, तो एडियाबैटिक प्रोसेस को हम आइसेंट्रोपिक भी कहते हैं। आइसेंट्रोपिक मीन्स एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक इज आल्सो नोन एज आइसेंट्रोपिक, एंट्रोपी भी कांस्टेंट रहती है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक जिसमें हीट इंट्रैक्शन जो है वो नहीं होती। जब हीट इंट्रैक्शन नहीं होगी तो वो हीट इंट्रैक्शन की वजह से एंट्रोपी, जब हीट इंट्रैक्शन, एंट्रोपी इज़ बिकॉज ऑफ हीट इंट्रैक्शन, जब हीट इंट्रैक्शन ही नहीं हो रही तो चेंज इन एंट्रोपी भी नहीं होगी, तो वो आइसेंट्रोपिक। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देर इज़ नो चेंज इन हीट, देर इज़ नो चेंज इन एंट्रोपी। देन वी विल हैव एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये आइसेंट्रोपिक है, एडियाबैटिक जो है वो ज़्यादा कर्व होगा, नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि टेम्परेचर भी इसमें चेंज हो रहा होता है। तो आइसेंट्रोपिक एडियाबैटिक एक्सपेंशन from 2 to 3. Then we have isothermal compression from 3 to 4. Isothermal compression. Then adiabatic compression from 4 to 1. तो ये प्रोसेस कौन सा है, दिस इज from 1 to 2, it is isothermal
expansion. From 2 to 3, adiabatic expansion. From 3 to 4, we have isothermal compression. From 4 to 1, we have adiabatic compression. ये जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, इस दौरान क्या होती है, हीट एडिशन होती है Q1. फिर 2 to 3 जो एक्सपेंशन हो रही है वो एडियाबैटिक है, इसमें हीट इंटरेक्शन नहीं होगी. फिर 3 to 4 आइसोथर्मल कंप्रेशन है, इसमें हीट सराउंडिंग में जाती है Q2, कंप्रेशन के दौरान जो Q2 सराउंडिंग में जाती है. और फिर 4 to 1 जो है वो एडियाबैटिक कंप्रेशन है, उसमें हीट इंटरेक्शन नहीं होती, Q1 Q2. तो ये प्रोसेसेस थे हमारे कार्नोट्स इंजन के, और ये रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं. रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन. ठीक है, तो इसको अगर हम लोगों ने ये पीवी डायग्राम में इस तरह से शो होगा, और अगर हमने टीएस डायग्राम में शो करना हो, टीएस डायग्राम में शो करना हो तो कैसे करेंगे. टेम्परेचर इज कांस्टेंट, isothermal from 1 to 2, temperature is constant from 1 to 2, straight line. ठीक है, there is a straight line. From 2 to 3, the process is adiabatic expansion. Adiabatic expansion is reversible adiabatic expansion, and reversible adiabatic is also known as isentropic expansion. Isentropic means the entropy remains constant from 2 to 3. This is isentropic expansion या adiabatic expansion. Entropy, S for entropy. And then from 3 to 4, isothermal compression. And then from 4 to 1 is adiabatic compression or isentropic compression. Okay, तो ये है हमारा कार्नोट साइकिल इन पीवी डायग्राम एंड टीएस डायग्राम. अब इसको थोड़ा सा हम लोग अगर चेक करना चाहें कि ये कैसे प्रोसेसेस हो रहे हैं कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, तो वो हम देख लेते हैं. एक ये आपको मैंने पहले बताया कि ये एक हाइपोथेटिकल साइकिल है, इसको बस हम लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो देखें कि क्या होता है. एक आपके पास पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, यू हैव पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, राइट. द पिस्टन इज़ फ्रिक्शनलेस, मतलब ये जो मूव कर रहा है पिस्टन ऊपर नीचे सिलेंडर में, तो वो फ्रिक्शनलेस, जो इसके वॉल्स के साथ जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन नहीं है. हाइपोथेटिकल हम चीज़ देख रहे हैं. और जो हमने इसके अंदर गैस है ना, वो आइडियल गैस है. ठीक है, वो आइडियल गैस है. अब हमने इसको क्या किया है, इस सिस्टम को परफेक्टली इंसुलेट कर दिया, परफेक्टली इंसुलेट किया हुआ सिस्टम को हमने क्या किया है, परफेक्टली इंसुलेट, परफेक्टली इंसुलेटेड. ठीक है, हमने सिस्टम को परफेक्टली इंसुलेटेड बना दिया है. ओके, अब क्या होगा कि आइडियल गैस है, फ्रिक्शनलेस इसमें पिस्टन है, परफेक्टली इंसुलेटेड है. ओके हो गया. और अब हमने इसमें कंसिडर किया कि हमारे पास जो सोर्स है ना, जिससे ये सिस्टम हीट लेगा, सोर्स, जिस तरह हम सोर्स, हमारे पास क्या होता है, जो फ्यूल होता है वो सोर्स होता है. सोर्स किसका होता है, हीट का. अब जिससे ये सिस्टम हीट ले रहा है ना, सोर्स जो है हमारा, उसको भी हम बॉक्स की फॉर्म में शो करते हैं. सोर्स जो है, सोर्स एक्चुअली में आपका जो फ्यूल है ना, जिसको बर्न कर रहे हैं आप, वो सोर्स है आपका.
पेट्रोल इंजन में पेट्रोल आपका सोर्स है, पेट्रोल एंड गैसेस मिक्सचर जो होता है वो आपका सोर्स होता है, उसको बर्न करते हो तो वो उससे हीट बनती है, उसको हम सोर्स टेम्परेचर कह देते हैं, उसको हम सोर्स टेम्परेचर कह देते हैं। अब ये सोर्स है जिससे ये सिस्टम ने हीट लेनी है, उस सोर्स का टेम्परेचर जो है ना वो है T1, ठीक है। और उसके पास जो है वो मतलब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हमने किया हुआ T1। अब और एक हमारे पास है सिंक, उसका जो सराउंडिंग टेम्परेचर जिसमें हीट लूज़ करनी है वो है T2, उसके पास उसका भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। सोर्स है, सिंक है, सिस्टम है जो कि परफेक्टली इंसुलेटेड है, और एक हमारे पास है स्टैंड, जो हमारे पास एक है स्टैंड, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, एक स्टैंड है, स्टैंड जो है वो परफेक्टली मतलब स्टैंड जो है ना वो अब देखते हैं क्या होता है इसमें, हम स्टेप वाइज देखते हैं इस चीज़ को। अब हमने इस सिस्टम को ना स्टेप 1, हमने इस सिस्टम को जिसकी वॉल्स जो हैं वो परफेक्टली आइसोलेटेड है, इस सिस्टम के जो नीचे है ना वो हमने इसको ये किया हुआ है कि ये परफेक्टली कंडक्टिंग है, इसमें से इसके थ्रू जो है ना वो हीट आ सकती है, नीचे से हमने इंसुलेट नहीं किया हुआ।